अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारस नावेल बाय निमरा अहमद। फाइज ने पारस के ऑफिस के ग्लास डोर के पार झांका। वो सर झुकाए तेज से इस कागज पर कलम चला रही थी। सुबह जिस तरह पसमुर्दा सी वाक से वापस आ रही थी, अब उस पसमुर्दगी का शायबा तक उसके वजूद पे न था। वो पुरसुकून, बेतासर और संजीदा लग रही थी। फाइज ने हौले से दरवाजा खटखटाया। पारस ने सर उठाया। उसे देख कर वो नरमी से मुस्कुराई। ये पहली दफा था जब वो उसे देखकर ही मुस्कुराई थी। ये फाइल्स आपने मंगवाए थे? उसने चंद फाइलें पारस के सामने रखी। उसकी आंखें अभी तक सुर कर वैरान थी। शुक्रिया। पारस ने फाइल्स को नहीं, उसको देखते हुए कहा, इट्स ओके मैम, ये सामने ही रखी थी, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं कल वाली बात का जिक्र कर रही हूँ, मेरा इतना ख्याल करने का शुक्रिया। फाइज के चेहरे पर साया सा लहराया। उसने सर झुकाया। उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वो मुस्कुरा भी नहीं सका। पता नहीं, शायद मैंने आपका लंच खराब कर दिया। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा। पारस ने गहरी सांस ली। बहुत सारे दुश्मनों के दरमियान अगर कोई एक ख्याल रखने वाला हो तो बहुत अच्छा लगता है। फाइज ने सर उठाया। उसकी आंखों में तकलीफ थी। वो अभी तक खड़ा था। मगर आपके इतने दुश्मन क्यों होंगे? जिनको लगता है कि मैंने उनसे कुछ छीना है, वो सबको वापस लेने के लिए कोशिश करें, और उस कोशिश में वो हर हद तक जाएंगी। उस गौरियत से मुस्कुराई। क्या आपने वाकई उनसे कुछ छीना है? पारस ने फाइज का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर सवाल थे। उससे जवाब देने के लिए लब खोलने चाहिए, मगर लम्हे भर में सब कुछ धुंधला गया। वक्त का रोलर कोस्टर एक दफा फिर उसे पीछे ले जाने लगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? उसने धीरे से खुला दरवाजा बजाया। दूसरी तरफ रुक के खड़े रिजवान हयात, जो बुक शेल्फ से कुछ निकाल रहे थे, चौंक कर पलटे। उसे देखकर लम्हे भर को चुप से रह गई। फिर खामोशी से कुर्सी की जानिब इशारा किया। पारस छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आई। बैठी नहीं, उनके मुकाबले जा खड़ी हुई और आंखें उठाकर उन्हें देखा। मुझे आपसे कुछ पूछना है, वो संजीदगी से बोली। रिजवान खामोशी से मुंतजर रही। कल आपने जो कुछ कहा वो क्यों कहा? मैं माजरत कर चुका हूँ, मुझे वाकई ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ सर, आपको वाकई मेरे साथ उस किस्म का मजाक नहीं करना चाहिए था। उसके चेहरे पर दुख था, एहसास तौहीन था। पिछले कुछ दिनों से सुबह वॉक पे मैंने आपको बहुत सी बातें बताई, अपनी अम्मी की, भाई की, उनकी बेहिस्सी की। आपने भी बताया अपनी बहन और भाई की बेहिस्सी की। मेरा भाई बेहिस नहीं है, मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है। उन्होंने बेख्तियार धीरे से टोका, मगर वो नहीं सुन रही थी। मगर सर, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे यूँ मजाक करते। मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। रिजवान के चेहरे पर हैरत उभरी। ऑफ कोर्स आप मजाक कर रहे थे, मैं जानती हूँ। पारस ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं इस तरह का मजाक करने वाला आदमी लगता हूँ आपको? अगर आप वाकई मुझे 15-20 साल पहले मिली होती तो मैं आपको प्रपोज करता, अब भी करना चाहता था, मगर ये बात आपको हर्ट करेगी, इसीलिए। उन्होंने सर झटका, जैसे मजीद इस मौजू पर बात न करना चाहते हो। क्यों? आपको तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने। पारस हैरानी से उन्हें देख रही थी। नहीं, आपके सामने शायद मैं कुछ नहीं हूँ। आप जवान है, खूबसूरत है, मुझे जैसे बूढ़े से। उन्होंने फिर सर झटका। आप मुझे खुद से बेहतर समझते हैं? वो दम खुद थी। बिल्कुल, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मगर मैं आपको प्रपोज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप किसी और का इंतजार कर रही हैं। आज इस बात पर उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं उतरा। मुझे किसी का इंतजार नहीं है। क्या आपने उस पर एतबार करना छोड़ दिया है? वो जांचती हुई नजर से उसे देख रही थी। नहीं, मैंने कभी इस पर एतबार किया ही नहीं। वो खामोशी से जाकर कुर्सी पर बैठ गया, सर झुका दिया। रिजवान उसी तरह खड़े रहे। वो मेरे चचा का बेटा है, शुजा। बचपन हमारा साथ गुजरा। वो हमसाए में रहता था। जब मैं छोटी थी और अब्बा जिंदा थे तो चाची के मुंह से सुनते थे कि शुजा मेरा मंगेतर है। बचपन से ये बात जहन में बैठ गई थी कि मेरी शादी उसी से होनी। फिर अब्बा मर गया, तब भी चाची उस बात को दोहराती रहती थी। अम्मी को रिश्ता पसंद न था। वो शुजा को घर में नहीं दाखिल होने देती थी, मुझे भी डांटती थी। वो जो एक सांस में बोलती जा रही थी, जरा देर को रुकी। मुझे बुरा नहीं लगता था, मगर मैं उससे चिढ़ जाती थी, उससे दूर रहती। और फिर वो वाकई दूर चला गया। इंग्लैंड जाने से पहले उसने बहुत से वादे किए थे, मगर हर वादा मेरी रिसवाई बन गया। खत, फोन, अम्मी ने हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी। मैंने फिर भी इंतज़ार नहीं छोड़ा। उसके घर वालों ने मकान बदल लिया, हमसे राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं फिर भी इंतज़ार करती रही। हम मेरी आ गई। मैं इधर नौकरी करने लगी। इतने साल गुजर गए, मुड़कर नहीं आया। मुझे फिर भी इंतज़ार। और कल जब आपने वो सब कहा तो मैंने उसकी खाला को फ़ोन किया। उसने पहली दफ़ा निगाहें उठाई। उसकी आंखें झिलमिला रही थी। मैंने उसकी खाला से उसका इंग्लैंड का नंबर लिया और उसे फ़ोन किया। अगर मंगनी थी तो मुझे उससे आज़ादी चाहिए थी या उसकी मजबूती चाहिए थी।
मुझे हतमी फैसला करना था। मैंने उसे फ़ोन किया। ऑफिस में जिन सानी को बिल्कुल खामोशी छा गई। रिजवान मुकम्मल तवज्जो और ध्यान से उसे सुन रहे थे। उसने फ़ोन उठाया, हेलो बोला और पूछा कौन बात कर रहा है। मैंने कहा पारो। उसने कहा कौन पारो? उसकी आवाज़ नींद में डूबी हुई थी, मगर मैं तो कभी नींद में भी नहीं भूली कि कौन शुजा। फिर वो कैसे भूल गए कि कौन पारो? मुझे मेरा जॉब मिल गया था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे उस आदमी को याद भी नहीं रखना। एक आंसू टूटा और गाल पर लुढ़क गया। पारस ने हथेली की पुष्ट से उसे साफ किया। दूसरा आंसू नहीं गिरा, एक कतरे की बारिश। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो बोले तो बस यही। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते? उसने भीगी निगाह से उनको देखा। क्योंकि मैं आपके साथ खुश रहूंगा। क्या आपको लगता है आप मेरे साथ खुश रहेंगी? वो पूरे एतमाद थे, मजबूत थे, अटल थे और बहादुर भी। मुझे नहीं पता। आप मेरी अम्मी? अपनी बात करें पारस, आप मेरे साथ रहना चाहेंगी? मुझे बस इतना पता है कि मुझे आपका मेरा यूं नाम लेना अच्छा लगता है। पारस हल्का सा मुस्कुराई। वो पहली दफा मुस्कुराई। मेहरबान मुस्कुराहट। क्या आपने वाकई कुछ छीना मैम? बास आवाज़ से हमें किसी याद में धक्का दे देती है तो बास हाथ पकड़कर किसी याद से खींच लाती। वो फाइज की आवाज़ पर चौंकर वापस आई। नहीं, उसने थकान से नफी में सर हिलाया। वो जैसे बहुत दूर से वापस आई थी। तो फिर उन्हें क्यों लगता है कि आपने उनसे कुछ छीना? क्योंकि वो खुद बेस लालची और खुदगर्ज लोग गए। वो बोली तो उसकी आंखों में नफरत उभरने लगी थी। फैजान के जबड़े की रगें तन गई, लब भीज गई। तुम बुज़दिल हो। अगर तुम अपने बाप जैसे भाई की कत्ल का बदला नहीं ले सके तो अपने मर्द होने पर लानत करना। क्या आप रिजवान साहब के रिश्तेदारों की बात कर रही हैं? बोलते उसने आयशा से मेज पर के पेपर नाइफ पे अपना हाथ रखा। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, मगर उस दिन आपने मुझे जाने से रोका था। क्या उन लोग, क्या रिजवान साहब भी इतनी नफरत करते थे फैजान साहब से जितनी आप करती हैं? उसने पेपर नाइफ अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए पूछा। पारस के लबों पर तलक मुस्कुराहट उतर आई। वो दिल के बहुत सच्चे इंसान थे फाइज। वो सारी दुनिया को गलत कह सकते थे, अपने भाई को नहीं। सवेरा से भी उन्हें शिकायत थी, मगर फैजान में उनकी जान थी। वो उसे गलत मान ही नहीं सकते थे। वो अफसोस से कह रही थी। वो लड़का सारी उम्र उनसे सिर्फ बटोरता रहा, उनको जली कुटी सुनाकर चला जाता। वो दिल महसूस कर रह जाते। उसकी बातों पे कई दिन तक उदास रहते, हर्ट होते। वो सिर्फ उनके पैसे से मोहब्बत करता था, मगर वो नहीं मानी। आसमान से फरिश्ते उतर कर भी कहते कि फैज़ी लालची, खुदगर्ज और बेइज्जत है, तो कहते वो लालची और खुदगर्ज हो सकता है वो, मगर बेइज्जत नहीं है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने तलखी से सर झटका। पेपर नाइफ में उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। आंखों की सुर्खी बढ़ गई, तनी में रगे मजीद तन गई। पारस अपने कलम को उंगलियों में घुमाती अपने ध्यान में बोली जा रही थी। फैजान का सब बस खत्म होने के करीब था। आपको क्या लगता है फैजान साहब किस किस्म के इंसान है? घटिया और बेइज्जत, जिसे अपने मफादात के आगे कुछ अजीज थी। दौलत के पीछे वो किसी की भी जान ले सकता है, चाहे वो उसका अपना भाई हो या मैं। पेपर नाइफ के पकड़े फैजी के हाथों में पसीना आ गया। उसने धीरे से नाइफ छोड़ दिया। वो बिना आवाज वापस मेज पर गिर गई। वो तनी में रगड़ से पारस को देखते हुए गहरी सांस ले रहा था। आपने कहा कि उस रात फैजान साहब मेरी में थे, जबकि मिसेस सवेरा उस बात की नफी कर रहे थे। मैम, आपको कैसे पता चला कि उस रात वही थे? क्योंकि उस रात मैंने खुद उसे वहां देखा था। वो यही था, और आज जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार वही है। पारस ने कलम घुमाना रोक कर फाइज को संजीदगी से देखा और बोली। फाइज की सांस रुक गई। वो एकटिक उसे देखे गया। कौन किसके साथ खेल रहा था समझना मुश्किल था। क्या आप उनसे मिल चुके हैं पहले? मेरा ख्याल था कि आप फैजान साहब से पहले कभी नहीं मिले। किसी और मौजू पर बात करें फाइज, मैं इस आदमी का जिक्र भी नहीं करना चाहती। उसने उतार से सर झटकते हुए फाइल खोल ली। फैजान उसी तरह उसे देखता रहा। उसकी रंगत हर रंग खोकर सफेद सी हो गई थी। तनवीर साहब ने कॉफी का घुट भरकर कप वापस मेज पर रखा। फिर एक नजर सामने बैठे फैजान और सवेरा पर डाली। आपने कहा था कि अब जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो क्या बना उसका? सवेरा ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फैजान पहले बोल पड़ा। हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। सवेरा ने हैरत से उसे देखा। फैजी, तुमने ये तो कहा था कि एफआईआर और लाश का पोस्टमार्टम। उन्होंने उसे टोका देना चाहा। मैंने कहा ना, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, उस सख्त लहजे में बोला। मैं अपने तौर पर सबूत ढूंढने की कोशिश करूंगा, और जो भी कातिल साबित हो उसे हम पुलिस के हवाले कर देंगे। जो भी? सवेरा ने दबे दबे गुस्से से दोहराया। कातिल पारस से नहीं, उसने कत्ल नहीं किया। उस सपाट अंदाज में कहता सामने तनवीर साहब को देख रहा था, जो खामोशी से दोनों की झड़प सुन रहे थे। तुम्हें क्या हो गया है? तुम यहाँ पारस के खिलाफ सबूत ढूंढने आए थे, अब तुम उसी के वकील बन रहे हो? मैंने कहा ना, पारस ने कत्ल नहीं किया। फैजान की आवाज ऊंची हुई। सवेरा बजरा खाइफ है। तो फिर किसने किया है? वो खामोश रहा।
तनवीर साहब ने बारी बारी दोनों को देखा। सवेरा का सवाल दुरुस्त है फैजी, पारस के अलावा कौन है ऐसा जिसके पास रिजवान भाई को कत्ल करने का कोई माकूल मोटिव हो? मोटिव तो हम तीनों के पास भी है। भाई जी की मौत से हम तीनों को फायदा पहुंच सकता है, तो क्या हम में से भी कोई कातिल है? वो तेज लहजे में बोला। सवेरा और तनवीर साहब को सांप सूंघ गया। क्या तुम इसलिए कानूनी कार्रवाई रोकना चाहते हो कि कातिल हमें मौजूद है? तनवीर साहब ने एहतियात से पूछा। नहीं, बल्कि हम चारों में से किसी ने कत्ल नहीं किया। कातिल कोई और है और हमें उसको ढूंढना है। हाल में उसका लहजा अटल था। तभी लॉन में कोई आता दिखाई दिया। आहट पर सबने उस जानिब देखा। अफजल बाबा ढीली चाल चलते चले आ रहे थे। कहिए बाबा, खैरियत? सवेरा ने तीखी निगाह से उन्हें देखते हुए पूछा। ओ तनवीर साहब, मुझे आपसे बात करनी थी। उन दोनों को देखकर हिचकिचाए। ये तनवीर साहब का घर था और वो कतन वहाँ सवेरा और फैजान की तवक्का नहीं कर रहे थे। तो हमारे सामने कर ले बात, हम भी तो जाने ऐसा क्या है जो इतना अहम है। सवेरा तंग कर बोले। फैजी का सारा गुस्सा बाबा पर निकलने को बेताब था। जी जी अफजल बाबा, आप बताइए। तनवीर साहब फौरन उनकी तरफ मुतवज्जह जाए। ओ जी, उस रोज जब पारस भी विवाह पर गई थी, पारस के नाम पर फैजान आगे को उसके एहसाब तन गए। सवेरा ने बगैर उसका अंदाज देखा तो उनके भाई और वालिदा उनके लॉकर में चोरी का मंसूबा बना रहे थे। मैंने उन्हें उधर आते जाते देखा तो पारस बीबी को फोन कर दिया। वो आए और उनको अपने कमरे से निकाल दिया। फिर बीबी ने मुझे कहा कि मैं उन पर नजर रखूं। मैं फौरन उनके पीछे गया तो दोनों शकील बाबू के कमरे में थे और गुस्से और अजलत में वो दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मैंने उनकी बातें सुनी। वो दोनों पारस बीबी को कत्ल करके सारी दौलत हत्याने का प्रोग्राम बना रहे थे। अफजल बाबा रवानी से बताते चले गए। सवेरा के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी, फातिहाना मुस्कुराहट, और उन्होंने फौरन फैजी को देखा जो हक दुख सा सुन रहा था। मगर वो क्यों उसे कत्ल करना चाहते हैं? वो बेदख्त कह पाया। बात साफ है, पारस के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद उसकी मां और भाई को चली जाएगी। तनवीर साहब ने जैसे तबसरा किया, अलबत्ता वो कोई खास फिक्रमंद नहीं नजर आ रहे थे। फैजा ने बेचैनी से पहले बदला। मगर अब हम क्या कर सकते हैं? वो आखिरतन परेशान हो गया था। ये पारस का जाती मसला है। अफसर बाबा, आप उसकी खबर अपनी बीबी को दे दी। तनवीर साहब को क्यों दे रहे हैं? सवेरा पर जाने क्यों मसूर उधर मुतमईन नजर आ रही थी। मैंने बीबी को ये बात नहीं बताई। मैंने बीबी को ये भी नहीं बताया कि फैजान बाबू फाइज साहब हैं। मैं बीबी से पहले उन्होंने तनवीर साहब को देखा। हर बात तनवीर साहब को बताता हूँ क्योंकि बड़े साहब इन पर भरोसा करते थे। ठीक है बाबा, आप जाएं, हम मसला हल कर लेंगे। तनवीर साहब ने जैसे उन्हें वहां से टालना चाहा, वो खामोशी से गमज़दा से वापस पलट गए। फैजान मुस्तरफ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो जैसे बेबस था, दिल और दिमाग के बीच छिड़ी जंग में पिसा गया था, मगर खामोश रहने की सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। डाइनिंग हॉल में नीम रोशनी से बिखरी थी। कमरे की सिर्फ एक सर्द बत्ती रोशन थी। अलबत्ता मेज पर रखी कैंडल स्टैंड की दो लंबी लंबी मोमबत्तियां जल रही थी। फिर समाई ने डोंगा शकील की तरफ बढ़ाया, जिसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। वो पहले ही सीख कबाब से प्लेट भर चुका था। फैरोजा ने डोंगा वापस रख दिया। मेज पर वो दोनों ही थे। फिर क्या सोचा तूने? वो धीरे से गोया हुई, साथ ही प्लेट में शोरबा निकाला। मौका देकर पारू को उसके शोहर के पास पहुंचाना है। उसका लॉकर अपने कब्जे में करना है। किसी न किसी तरह तो खुल ही जाएगा और फिर कानूनी कार्रवाई करके सारे होटल्स हत्याने। वो दांतों से कबाब काटता बोल रहा था। तुझे लगता है इतनी आसानी से बुड्ढे की बहना में सब हत्याने देगी? वो इसी दवात के पीछे तो आई है। फेरोसमाई के चेहरे पर तनी लकीरें मोमबत्ती के टिमटिमाते शोले में मस्जिद गहरी लग रही थी। वो फिक्रमंद थी, गैर मुतमईन भी। देख अम्मी, बुड्ढे के पास बहुत माल था। सिर्फ हक मेहर में उसने पूरा होटल लिख दिया, मुंह दिखाई नहीं घर दे दिया। अब दौलत के इस सहरा में से हम मुट्ठी भर लें, तब भी अगले 20 साल अच्छे गुजर जाएंगे। उसके अंदाज पर देखते फेरोसमाई ने अतराफ में निगाह डाली। सजा सजाया खूबसूरत घर, फानूस, अंगीठियों की कॉर्नर्स पर रखी कीमती डेकोरेशन पीसेस, मखमली पर्दे, चमकते फर्श लम्हे भर को उन मादी चीज़ों की चकाचौंध ने उसकी आंखें झुंझिया दी। जब ये चमकती हुई रोशनी की बारिश मदम हुई तो एक नया मंजर दिखाई देने लगा। छोटे से लिविंग रूम की सारी बत्तियां रोशन थी। आतिशदान में लगा हीटर भी सुर्ख दहक रहा था। कमरे में मौजूद तीनों नफूस खामोश थे। पारस लब करती चुप बैठी थी। रिजवान हयात की खामोशी तमहीक की मतरादफ थी और फेरोसमाई की खामोशी में कन्फ्यूजन था। बड़े साहब, ऐसी क्या बात थी जो आप खुद चल कर आए? मतलब हमें बुला लिया होता? उसने गुफ्तगू का आगाज करने की सही की। चेहरे पर परेशानी थी। पारस उसकी वजह समझ रही थी मगर खामोश रही। बात अहम थी, मुझे खुद आना चाहिए था। वो नरमी से गोया हुई। सूट में मलबूस ग्रेसफुल शख्सियत और चंद रोज कबल का एहसान फेरोसमाई सख्त मरूब हो चुकी थी। क्या वो कर्जा हमें जल्द वापस करना होगा?
उसने खुद से पूछ लिया। अब मज़े सब्र नहीं हो रहा था, परेशानी हलाक तक पहुंच चुकी थी। अरे नहीं, उसकी आप फिक्र न करिए, मुझे पारस के हवाले से बात करनी थी। पारस के लबों पर एक मुस्कुराहट उभर कर मातूम हुई। वो दिल से राजी थी या नहीं, उसे उनका यूँ अपना नाम पुकारना बहुत अच्छा लगता था। जी बताएं, कोई गलती हो गई क्या इससे? देखिए मिसेस फेरोजा, मैं लंबी बात नहीं कर सकता। मेरी दरख्वास्त साफ और वाज़ेह है। मैं पारस से शादी करना चाहता हूँ। पारस को कोई एतराज़ नहीं। क्या आप इस बात की इजाज़त देंगी? फेरोज़ा माई के लब आधे खुल गए। पहले तो हक्का बुक्का रहेगी, फिर ये बेयकीनी मध्यम हुई। दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसने पारस को देखा। वो पूरे एहतिमाम से उसे देख रही थी। अलबत्ता अब भी उसे एहतिमाम में वाज़ेह कमज़ोरी थी। कुछ दिन से बदली बदली लग रही थी, मगर अब भी वो माँ से डरती थी। फेरोज़ा माई ने वापस रिजवान साहब की तरफ देखा। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये तो खुशी की बात है। वो परेशानी और खुशी से मुस्कुराई। मगर आपको पारस में वो हमारा ज़ाती मामला है, मुस्कुरा कर बोले, मगर अंदाज में कतियत थी, जैसे वो किसी को उस पर तबसरा करने की इजाज़त नहीं देंगे। फेरोज़ा माई फौरन पीछे हटी। जी वो तो ठीक है, मगर आपके खानदान वाले? मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। मैं कुछ अर्से बाद इस शादी को ओपन करूँगा। खानदान वालों को अभी नहीं बताया। उन्होंने और कुछ वाले अंदाज में उसे देखा। मगर इसकी क्या गारंटी कि अब छुट्टियां खत्म होने के बाद पारस को छोड़कर नहीं चले जाएंगे? फेरोज़ा माई का एतमाद वापस से आ रहा था। पारस ने ब्रह्म से उसे देखा, मगर उन्होंने उसकी तरफ मुतवज्जा थी। आपको किस किस्म की गारंटी चाहिए? अब पारस के नाम कुछ कर दे, कोई प्लॉट, मकान, कुछ भी, जिससे हमें पता चले कि आप। मैं मेरी वाले होटल हक महर में पारस के नाम लिख रहा हूँ, ठीक? उन्होंने सवालिया अब्रू उठाई। फेरोज़ा माई का मुंह खुला सो खुला। पारस भी सन्नाटे में रह गई। सर, उसे उनको रोकना चाहा, मगर उनकी बात खत्म नहीं हुई थी। इसके अलावा मैंने होटल के करीब एक बंगला भी पारस के लिए खरीदा है, तो फिर शादी के बाद मैं भी वहीं रहूंगी। फेरोज़ा माई तेजी से बोली। मुझे एतराज़ नहीं, अलबत्ता एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, ये मेरी तरफ से पहला और आखिरी फेवर होगा जो आपको मिलेगा। होटल बंगला में सब कुछ पारस के नाम करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे मज़ीद कोई डिमांड नहीं करेंगे। और फेरोज़ा माई को अब लगा कि वो दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरत है। उसे खुशी और जोश में हाँ करने की बजाय पहले अपनी डिमांड सामने रखनी चाहिए थी, फिर गारंटी मांगती, फिर हाँ करती। मगर उसने तरतीब उलट दिया और अब उसकी किस्मत उलट गई थी। पारस मालकन थी और एक हौस के पर कल को पारस इस घर से निकाल देती तो उसके हाथ कुछ न आता। अम्मी सुन नहीं रही? शकील ने उसकी कहनी हिलाई तो जैसे होश में। हाँ क्या सुना नहीं? शकील ने मानी खैज अंदाज में सामने खड़ी मुलाजिमा की जानिब इशारा किया, जो कोई पैगाम लेकर आई थी। फेरोज़ा माई ने उलझी निगाहों से उसे देखा। सवेरा साहिबा आइए हमसे मिलने, वो कुर्सी धकेल कर खड़े होते हुए बोला। फेरोज़ा माई चौंक कर साथ उठी। लॉन में कुर्सी पर सवेरा बुराजमान तनकीदी निगाह से अतराफ का जायजा ले रही थी। उनको आते देखकर नखौस से मुस्कुराई, उठी नहीं। जी मैडम, हमसे क्या काम आ गया आपको? शकील ने ढीले डाले मगर खुशगवार अंदाज में कहते कुर्सी संभाली। सवेरा की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे इल्म हुआ है कि तुम दोनों पारस को कत्ल करके उसकी जायदाद हथियाने का सोच रहे हो। शकील की मुस्कुराहट ऊंची हुई। उसने बेख्तियार माँ को देखा, जिसका रंग फक हो गया था। देखो, इनकार मत करना, क्योंकि मैं सब जानती हूँ, और अभी मैंने इस बात का पारस को नहीं इल्म होने दिया, मगर जल्द या बदिए मुझे उसको खबर तो करनी होगी। शकील ने बेख्तियार थूक निकला, फिर चेहरे पर सख्ती लाकर बोला। देखिए मैडम जी, आपको कोई गलत फहमी, मैंने कहा इनकार मत करना। वह एकदम आगे होकर शोलेबार अंदाज में बोले तो शकील की जुबान बंद हो गई। सवेरा ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और वापस पीछे ली। मसला यह है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें एक बात वासिया करने आई हूँ। पारस के नाम मुझे सारी जायदाद बहुत जल्द हमारे नाम हो जाएगी। तुम लोग वैसे ही उसके सौतेले रिश्तेदार, और शकील तुम्हारा तो उससे खून का रिश्ता तक नहीं, तुम लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। तो फिर अब हमारे पास क्यों आई? शकील आंखें सुकेट कर उन्हें बगौर देखते हुए बोला। सवेरा की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्योंकि पारस मेरी और तुम्हारी मुश्तरका दुश्मन है, और जब दुश्मन एक हो तो हमें भी एक हो जाना चाहिए। मतलब? फेरोज़ा और शकील ने उलझे हुए अंदाज में सवेरा को देखा। मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगी, तुम पारस को कत्ल कर दो, मगर ऐसे कि एक एक्सीडेंट लगे। अगर तुम इनकार करोगे तो मैं पारस को तुम्हारी असलियत बता दूंगी, और अगर तुम अपने तौर पर उसे कत्ल करोगे तब भी सारी जायदाद मेरे पास आएगी, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम उससे पैसे ले लो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी। और अगर मैं ये सब आपका आना और आपके ऑफर पारस को बता दूं तो? उसकी बात पर सवेरा ने मुस्कुरा कर सर झटका।
मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो ऑलरेडी जानती है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, इसलिए उसे शौक नहीं लगेगा। अलबत्ता तुम उसके रिश्तेदार हो, आगे तुम खुद सोच सकते हो। ठीक है, मगर मैं 3 करोड़ लूंगा। शकील जबरन मुस्कुराए, वो के अंदर बाहर तूफान सा मचा था। 2 करोड़ और बस। मैं सौदेबाजी करने नहीं आई, मंजूर है तो बताओ, वरना मैं उससे पैसे दिए बगैर किसी से भी खत्म करवा सकती हूँ। वो तेज निगाह से घूर कर बोलती उठ खड़ी हुई। शकील जल्दी से साथ खड़ा हुआ। फैरोजा माई तब तक बैठी ही नहीं थी। ठीक है, मगर एक काम कब करना है? सवेरा की तेज निगाहें फिर से मीठी मुस्कुराहट में बदल गई। 3 दिन बाद होटल में एक पार्टी है। उस होटल की 12वीं सालगिरह। उस रात तुम्हें पारस को कत्ल करने के बहुत से मौका मिलेंगे, और जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। शकील पहली दफा मुतमईन अंदाज में मुस्कुराया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ एहसान साहब के अब बतौर खास इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। कॉरिडोर के सिरे पर पारस बहुत तशक्कुर से मुस्कुराती साथ खड़े साहब से कह रही थी। शॉल कंधों के गिर्द पर्स कहने पे सीधे बाल और खूबसूरत मुस्कुराहट एहसान साहब पे उसके रात में मजीद इजाफा हुआ। उन्होंने सर को खम देकर जैसे शुक्रिया कबूल किया। मिसेस रिजवान, ये मेरा फर्ज था, मैं आपके किसी काम आऊँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे लिए। रिजवान साहब की बहुत एहसान है मुझ पर। बहुत अच्छा लगता है जब एक शख्स की आप हर एक से तारीफ सुने और वो आपको बहुत अपना भी हो। इसीलिए मैं हर साल की तरह इस पार्टी को वैसे ही अरेंज करना चाहती हूँ जैसा कि उनके वक्त हुआ करती थी। मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देगी। पारस नरमी से मुस्कुराई। आप बेफिक्र रहें, मेरी टीम हर मुमकिन कोशिश करेगी कि आपकी तवक्कात पर पूरी उतरे। वैसे कोई खास थीम है आपकी नज़रों में? वो दोनों कॉरिडोर के सिरे पर खड़े बातें कर रहे थे। जहाँ कॉरिडोर खत्म होता वहाँ शीशे का दरवाजा था, उसके पार चंद ऑफिस कैबिन बने नजर आ रहे थे। वहाँ चहल पहल जारी थी, मसरूफियत अपनी उरूज पर थी। नहीं, मैं इतनी क्रिएटिव होती तो आपको क्यों बुलवाती? वो छीप कर मुस्कुराई। बस मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज़ पिछली दफ़ा की तरह अरेंज करें, मगर मेरा ये मशवरा होगा कि हम पिछली दफ़ा से बढ़कर सब कुछ करें। इंसान को इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। एहसान साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे। उसी खुशगवार मूड में उन्होंने यूं ही दाएं तरफ देखा, जहाँ शीशे के दरवाजे के पार कैबिन थे, और सताई से मुस्कुराए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि फैजान साहब आपके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और होटल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे कब आए हो मिर्री? पारस की मुस्कुराहट मादूम हुई, आंखें अचंभे से सिकुड़े। उसने उनकी निगाहों के ताकुब में देखा, जहाँ कैबिन के बाहर हाथ में फाइल पकड़े फाइज फोन पर किसी से बात कर रहा था। जी? पारस ने उलझी निगाह से एहसान साहब को देखा। वो फैजान साहब है ना, रिजवान साहब के भाई? उनकी बात कर रहा हूँ, ग्रे कोट में। अभी आते ही उन्हें देखा, मसरूफ नजर आ रहे थे। मिलने इसका वापसी पर मिलूंगा। मुझे पता तो चला था कि वो लाहौर आए थे पिछले माह, मगर ये नहीं इल्म था कि वो आपके साथ इधर काम कर रहे हैं। पारस बिल्कुल टेरी नहीं, कभी उनको देखती, कभी दूर फोन पर मसरूफ नजर आते फाइज को। ओह, ग्रे कोट वाले जो फोन पर बात कर रहे हैं? उसने ठहर ठहर कर पूछा। अरे श्योर, वो रिजवान का भाई है? जी बिल्कुल। वो हैरान हुई, इतने सालों से देख रहा हूँ उनको, क्यों नहीं पहचानूंगा? पारस ने दूर नजर आते फाइज को देखा। फैजान हयात, फाइज हसन। उसके चेहरे पर सख्ती दराई, आंखों में अंगारे देखने लगे, लब भीज गए इतने जोर से कि गर्दन के रगे उभरने लगे। तो ये है फैजान? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। क्या आपको नहीं मालूम ये फैजान साहब है? एहसान साहब अपनी हैरत का इजहार किए बिना न रह सके। पारस बेदख्त मुस्कुरा पाई। अगर मुझे नहीं मालूम तो इसका वाजिया मतलब है कि फैजान साहब मुझे नहीं बताना चाहते, इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। अगर वो नहीं खुद को जाहिर करना चाहते तो आप उनको नहीं बताएंगे हमारी इस गुफ्तगू के बारे में। मगर वो ऐसे क्यों कर रहे हो? हक दुख थी, वजह वो खुद बेहतर जानते होंगे, मगर मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कहे का मान रखेंगे। वो खुद को मुकम्मल तौर पर कंपोस्ट कर चुकी थी। मताना से कहकर पलट गई। जाते तो उसने फाइज को दोबारा जरूर देखा था। अपने ऑफिस में आकर उसने पर्स मेज पर करीबन फेंका और कुर्सी पर गिरकर कनपट्टी को उंगलियों से दबाया। अंदर बाहर तूफान से चल रहे थे। शौक, बेयकीनी, धोखा, तौहीन, उसके चेहरे पर हर एहसास रकम था। पिछले कुछ दिनों के मनाजिर उसके सामने चलने लगे। फाइज का उसका सुब गिराना, अपनी बहन और माँ की मोहब्बत के किस्से दोहराना, उसे रिजवान हयात के रिश्तेदारों के बारे में सवाल करना, उसे सुजा का जिक्र छेड़ना, कुछ इत्तेफाक न था, सब प्लानिंग थी। पारस ने सर सीट की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली। उसको अजीब थकान सी महसूस हो रही थी। वो फाइज को पहचान नहीं सकी। वो धोखा खा गई, वो फेल हो गई। मगर क्या वो अभी फैजान को ठीक पहचान रही है या अभी तक उसकी आमद के असल मकसद से नावाकिफ है? पारस हौले हौले कनपट्टियों को मसलने लगी।
उसे खुद को पुरसुकून करने के साथ साथ आने वाले दिनों का लाहेअमल भी तय करना था। उसे क्या करना चाहिए, पहला स्टेप वो क्या उठाए। दरवाजा जरा सी आहट के साथ खुला और तनवीर साहब अंदर दाखिल हुए। पारस ने गर्दन उठाकर उन्हें देखा, मुस्कुराई नहीं, बस खाली खाली निगाहों से देखती रही। बैठिए, कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो शुक्रिया कहते हुए बैठे। सवेरा कानूनी कार्रवाई का कह रही थी, गालिबन वो लाश का पोस्टमार्टम करवाना चाहती है। पारस जवाबी तबसरा किए बगैर उनको देखती रही, मगर फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। फैजान शायद ऐसा नहीं चाहता। फैजान वापस कब आ रहा है? बिना पलक झपके उन्हें देखते हुए उसने पूछा। तनवीर साहब ने हल्के से शाने उचकाए। मैं कुछ कह ही नहीं सकता, शायद वो अभी कुछ अरसे तक वापसी के बारे में नहीं सोच रहा। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक और बात भी करनी थी। जरा से तौक़ुफ़ के बाद वो बोले, आपके भाई शकील साहब मुझे वो कुछ ठीक आदमी नहीं लगते। मुझे तो अब यहाँ बहुत से लोग ठीक नहीं लगते तनवीर साहब। वो उन पर निगाहें जमाई चुपते हुए लहजे में बोली, मगर हम शकील की बात कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ी सी एहतियात करें। हो तनवीर साहब, आपको याद होगा कुछ माह कबल आपको मैंने जो रकम ट्रांसफ़र की थी उसका एक ही मकसद था, रिजवान की मौत और आसपास के वाक़यात को अच्छे से कवर अप करना और हमारे मनपसंद नताइज सामने लाना। हमारी उस डीलिंग में ज़ातियात पर बात करना शामिल नहीं था। इसलिए आप मुझे शकील है किसी दूसरे की असलियत मत बताएं, क्योंकि एक बात मैंने आप पर पहले दिन से वाज़ेह की थी कि न आप मेरे साथ वफादार हैं न मुझे आप पर एतबार है। कुछ हुआ है मैम? तनवीर साहब अब गौर से पारस को देख रहे थे। जी, और वो ये है कि आप मेरे ऑफिस आकर मुझसे मेरे भाई का जिक्र कर रहे हैं और ये बात मुझे पसंद नहीं आई। उसका लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। मैं माजरत ख्वाह हूँ, आप जानती हैं मैं सिर्फ आपकी खैर ख्वाही अजीज रखता हूँ। वो मुतासिर नजर आने लगी। आप जा सकती हैं, मुझे कुछ काम करने हैं। वो रुख जरा फेर कर कंप्यूटर की तरफ मतवज्जा हुई। तनवीर साहब खामोशी से उठ खड़े हुए, अलबत्ता वो कुछ खटके हुए लग रहे थे। फाइज चंद फाइल्स उठाए कॉरिडोर में चलता जा रहा था जब किसी ने उसे पुकारा, फैजान साहब। वो अपने कदमों पर मुंजमद हुआ, मगर अगले ही लम्हे जैसे आग की हिद्दत से पिघल कर पलटा। सामने एहसान साहब खड़े थे। खुशगवार हैरत से उसे देखते मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए। ओह एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम। उसने बिदक मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। आप इधर होते हैं? हैरत है, मिसेस पारस से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप अमेरिका से नहीं आए। वो बहुत हैरत से कह रहे थे। फैजान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, पेशानी के रगे तन गए। उसने गहरी सांस लेकर सर झटका। मैं किसी वजह से इधर हूँ, मगर मिसेस पारस को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं रिजवान हयात का भाई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। वो जल्दी जल्दी कहने लगा, मगर सर वो क्या आपको पहचानती नहीं है? एहसान साहब, क्या आप मेरे राज को राज रख सकते हैं? उसने जवाब दिए बिना दो टुक लहजे में पूछा। एहसान साहब ने परेशानी भरे चेहरे के साथ सर अस्पात मिलाया। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं पहले आपसे कभी मिला ही नहीं। गुड। वो अपनी परेशानी छुपाता संजीदगी से कहता पलट गया। कॉरिडोर खाली हो गया तो एहसान साहब ने मोबाइल से एक नंबर मिलाकर उसे कान से लगाया। जी मिसेस पारस, उनको यकीन है कि मैं उनके बारे में आपको खबर नहीं दूंगा। अब बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे फैजान हयात के बारे में हर वो मालूमात है जो आप इकट्ठी कर सकें, और एक काम आज ही होना चाहिए। श्योर मैम, उन्होंने पुख्ता लहजे में कहकर कॉल काट दी। पारस थकी थकी अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। लॉन्च में बैठे शकील और फैरोजा ने महसूस जरूर किया था, मगर बोले कुछ नहीं, बस खामोशी से मेवे खाते रहे। वो इतनी खामोशी से ऊपर चली गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर से हैरान नजर आया। धोखाधड़ी का एहसास इंसान को अंदर बाहर से हैरान कर देता है। खुद पर से एतबार उठने लगता है। क्या मैं इतनी बेवकूफ़ थी? क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हो सकती थी? वो वही चौखट में खड़ी रही। कहनी पर टंगा बैग जाने का फिसल कर फर्श पर आन गिरा। कॉरिडोर में रोशनी थी, अंदर अंधेरा था। और रोशनी में खड़ी अंधेरे का मंजर देखने लगी। वो अंधेरे में खड़ी रोशनी की उम्मीद तलाश करने लगी। उम्मीद का वो दिया जो सामने नजर आते कमरे को रोशनी में नहला दे। ऐसी बेकरार रोशनी जिसमें इस कमरे की हर शय पर सब तहारियात का अक्स जिंदा मुजस्सिम होकर सामने आ जाए। ऐसी रोशनी जो कहानी सुनाने लगे, माजी के एक दिन की कहानी। रिजवान हयात ने दरवाज़ा धकेला तो खुलता चला गया। अंदर बेडरूम चकाचौंध रोशनी में नहाया हुआ था। ये है तुम्हारे पसंदीदा घर का सबसे खूबसूरत कमरा, हमारा कमरा। उन्होंने अंदर कदम रखते हुए जिससे तारुफ करवाया। उसका कमरे से या कमरे का उससे वो फैसला न कर सकी, बस दाएं से बाएं देखते हुए चौखट पार की। वो सिल्क की गहरी नीली साड़ी में मलबूस थी। घर सेंट्रली हीटेड था, इसलिए शॉलर कोट नीचे स्टैंड पर छोड़ाई थी।
सीधे बाल, कमर पर जरा सा मेकअप, गर्दन में हीरा का एक नाजुक हार जो आज के मौका के लिए रिजवान साहब ने 2 रस कबल दिलवाया था। उसका चेहरा पुरसुकून था मगर उदास भी, आंखों में एहसास तशक्कुर और तमानियत थी मगर एक चुभन भी, हल्की सी तकलीफ जो बाएं पहलू में अक्सर उन लोगों को उठती है जो कभी किसी को उधर बसा लेते हैं और जो फिर हमेशा उनसे बिछड़ जाते हैं। रिजवान एक आरामदाह आर्म चेयर पर बैठ गए थे और अब टांग पर टांग रखे बहुत गौर से उसे देख रहे थे। क्या तुम खुश हो? पारस जरा सा मुस्कुराई, उसकी आंखों में मलाल झलका। शुजा से बिछड़ने का गम नहीं बल्कि उसे कभी दिल में इतनी सी जगह भी देने का पछतावा जिसके वो काबिल न था। मैं जानती हूँ मैं आपके साथ खुश रहूंगी। 15 दिन पहले मैं आपके नाम के अलावा किसी चीज से वाकिफ न थी मगर 15 दिन बाद की इस तब्दीली पर मुझे न पछतावा है न अफसोस और न ही ये एहसास है कि हमने अजलत से काम लिया। मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। बहुत एहतिमाद से कही तो बेड के किनारे पर आ बैठी। उसकी बात पर मुस्कुराए। उनका चेहरा इतना मेहरबान और नरम था कि वो 10 साल उसी पार्टी पर बैठी उनको यूं ही देख सकती थी। वो नकोश के वजह नहीं थे मगर दिल के जरूर थे। मगर मुझे एहसास है कि हमने अजलत से काम लिया। यकीनन सवेरा और फैजान इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके बावजूद मैं खुश हूँ। दूसरे फिक्रे के दूसरे नाम तक ही वो पहुंचे थे कि पारस के हलक में कोई कड़वी गोली आ फंसी। उसके तासरात में से गवारियत दराई। आप उनको बता दें। अभी नहीं पारस, अभी मैं कुछ दिन सुकून से गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद बता दूंगा, सबको बता दूंगा। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा। उनकी मुस्कुराहट में उदासी दर आई। मुझे लगता है मेरी मौत करीब है। ऐसे में मैं कुछ दिन अपने लिए जीना चाहता हूँ। मैं समझती थी अम्मी और शकील जैसे सिर्फ एक है दुनिया में और वो खुद ही है। मगर जब से मैं आपकी दौलत से मिसेस सवेरा और फैजान को जानने लगी हूँ मैं बहुत दुख महसूस करती हूँ। वो खुद को कहने से रोक नहीं पाई मगर उस सब के बावजूद मुझे लगता है कि आप उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। आप कहीं नहीं रहे मगर आपकी ख्वाहिश थी कि फैजान इस वक्त आपके साथ होता। आखिर वो मेरा भाई है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो आज़ादगी से मुस्कुराए। पारस ने अचंभे से उन्हें देखा। मैं शकील और अम्मी से कभी मोहब्बत नहीं कर सकी। बिजली की वजह से एक्सप्लॉइट होती रही। आप फैजान और सवेरा से मोहब्बत करते रहे और मोहब्बत के हाथों एक्सप्लॉइट हुए। क्या इस आगाही के बाद भी आपकी मोहब्बत में फर्क नहीं आया? वो नहीं जानती थी कि अपनी शादी की रात वो अनजाना पसंदीदा हस्तियों का जिक्र क्यों कर रही है। फैजान और सवेरा में फर्क है पारस। फैजान मुझे कत्ल कर दे, मैं तब भी उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। कमरे की रोशनी मध्यम हुई, यहाँ तक कि अंदर अंधेरा छा गया। वो रोशन कॉरिडोर में खड़ी रह गई। अंधेरे से रोशनी तक का सफर लम्हों में तय हो गया और सदियों की थकन छोड़ गया। उसने झुककर पर्स जमीन से उठाया और अंदर चली आई। बेड की पायती पर ठीक उसी जगह बैठी जहां 8, 9, 10 कबल उस रात बैठी थी। सामने वाली आर्म चेयर खाली थी, उसे अभी खाली रहना था। मोबाइल की बीप बजी तो उसने अपने पर्स से फोन निकाला। एहसान साहब की ईमेल आई थी। पारस उठी और मुस्तकबिल के मंजर से खुद को निकालकर पूरी तरह से ईमेल की तरफ मतवजा गई। फैजान हयात शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, फैजान की असना सीवी की कॉपी, तालीमी रिकॉर्ड, तमाम जॉब्स का रिकॉर्ड, यहाँ तक कि एक असिस्टेंट मिनट भी। रॉयल होटल की लाहौर ब्रांच में एक तकरीब की तस्वीर में भी वो खड़ा था। ग्रे सूट में संजीदा और नुमाया, वही जो आजकल उसके सामने हाथ बांधे खड़ा होता था। उसके सामने उस तस्वीर में 20 लोग हाथ बांधे खड़े थे। फाइज और फैजान एक ही थे। उसे क्यों नहीं हो सका? मुझे वो इतना सख्त नापसंद था कि मैंने कभी इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। वो खुद से बड़बड़ाई। एक तलख मुस्कुराहट चेहरे पर उभर कर मालूम हुई। दरवाजे पर मानूस सी दस्तक सुनाई दी। पारस ने पलट कर देखा। चौखट में अफजल बाबा खड़े थे। बीबी, खाना लाऊं? मुअद्दब हाथ बांधे सर झुकाए उसने एक नज़र उन्हें देखा और दूसरी नज़र मोबाइल पर फैजान की तस्वीर पर डाली। तीसरी नज़र जब अफजल बाबा की तरफ उठाई तो गौर से बारीक बिनी से उन्हें देखती परखती हुई नजर थी। घंटे तक लगाइएगा खाना बाबा, अल्फाज अदा करते उसने लम्हे भर के लिए भी आंखें उनसे न हटाई। वो जानते थे, वो सब जानते थे, बस उसको बेखबर रखा। बहुत बेहतर। वो ताज़िमन सर झुकाए बाहर चली गई। पारस खामोश नजर से खाली चौखट देखती आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगी।